वेलकम एवरीवन, आई एम डॉक्टर निशा सिंह। आज स्पेक्ट्रोस्कोपी मॉड्यूल के सेकंड कैटेगरी ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक को डिस्कस करेंगे, विच इज़ आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये जो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है, दिस इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। इस आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को समझने के लिए हम टोटल 3 हेडिंग्स को कंसिडर करेंगे, जिसमें पहली हेडिंग होगी इंट्रोडक्शन, सेकंड मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन एंड थर्ड एप्लीकेशन। तो फर्स्ट हेडिंग से स्टार्ट कर रहे हैं, विच इज़ इंट्रोडक्शन। तो जैसे हमने यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में इंट्रोडक्शन को 4 डिफरेंट पॉइंट्स की फॉर्म में डिवाइड किया था, बिल्कुल ऐसे ही आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को भी हम 4 डिफरेंट पॉइंट्स की फॉर्म में डिवाइड करेंगे। तो जो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास है, दैट इज इट्स ऑल्टरनेट नेम। तो आईआर का कोई ऑल्टरनेट नेम नहीं होता है, लेकिन इसको हम केवल इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी की फॉर्म में कंसिडर करते हैं। तो इसके लिए हम मेंशन कर सकते हैं, इट इज इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। जो दूसरा पॉइंट हमने इंट्रोडक्शन में लिया था, दैट वाज द मेन फंक्शन। तो यहाँ पर भी हम मेन फंक्शन की फॉर्म में इसको कंसिडर करेंगे। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का मेन फंक्शन था आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉन्जुगेशन और नंबर ऑफ कॉन्जुगेशन, यानी वहाँ से हम आइडेंटिफाई करते थे कि हमारे मॉलिक्यूल के अंदर कॉन्जुगेशन है या नहीं है। लेकिन जो हमारी आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इसका मेन फंक्शन होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, यानी किसी भी दिए हुए मॉलिक्यूल में या सैंपल कंपाउंड में कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हैं, उन फंक्शनल ग्रुप्स को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्निक। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स इज द मेन फंक्शन, और ये किसी भी कंपाउंड के बेसिक स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करने की सबसे पावरफुल टेक्निक होती है। तो हमने जो लिखा है, इट इज इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, यानी इसका ऑल्टरनेट नेम। यहीं पर एक और पॉइंट मेंशन कर सकते हैं कि इट इज अ पावरफुल टेक्निक। पावरफुल टेक्निक फॉर स्ट्रक्चर आइडेंटिफिकेशन। तो हमारा मेन फंक्शन हो गया आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। अब ये आइडेंटिफिकेशन के लिए जो हमारी आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है, यह किसी ना किसी पर्टिकुलर रेंज को फॉलो करेगी। दैट मीन्स वो स्पेक्ट्रम की रेंज, जिस रेंज को हमारा सैंपल कंपाउंड एब्जॉर्ब करेगा। तो जो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इसकी जो मेन रेंज होती है, वो मेन रेंज हमारे पास होती है 2.5 माइक्रोन से लेकर के 15 माइक्रोन तक। दिस इज द मेन रेंज ऑफ दिस आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। लेकिन इस मेन रेंज के आगे पीछे भी और बहुत सारे रीजन होते हैं, तो इसको भी हम डिवाइड करेंगे डिफरेंट पार्टीशंस की फॉर्म में, जैसे हमने यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी को डिवाइड किया था। तो इस पूरी की पूरी इस रेंज में 3 डिफरेंट पार्टीशंस होंगे। एक पार्टीशन हमारा मेन रेंज का होगा और बाकी के 2 पार्टीशन नियर और फार रेंज के होंगे। तो जो पहला पार्टीशन सेंटर में हमें दिखाई दे रहा है, ये पार्टीशन 2.5 माइक्रोन से लेकर 15 माइक्रोन है, जो हमारा मेन आईआर रीजन कहलाता है। इससे पहले की जो रेंज है वो 0.8 माइक्रोन से शुरू होती है, और इसको हम कहते हैं नियर आईआर रीजन। और 15 माइक्रोन से लेकर के 200 माइक्रोन तक का जो ट्रांसमिशन होता है, उसको हम कहते हैं फार आईआर रीजन। अब ये नियर और फार का क्या मतलब है कि जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं, उन फंक्शनल ग्रुप्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए द मेन रेंज इज 2.5 टू 15 माइक्रोन। लेकिन कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप होते हैं जिनका एब्जॉर्प्शन बैंड, दैट मीन्स जिनका रिजल्ट हमें 0.8 माइक्रोन से 2.5 यानी कि नियर आईआर रीजन में मिलता है, और 15 से 200 यानी कि फार आईआर रीजन में मिलता है। इस पर्टिकुलर रीजन में से ही एक एरिया फिंगरप्रिंट रीजन की तरह भी वर्क करता है, बट उस फिंगरप्रिंट रीजन को हम आगे डिस्कस करेंगे, अपने इस बेसिक इंट्रोडक्शन में डिस्कस नहीं करेंगे। तो थर्ड पॉइंट हुआ हमारा रेंज का। इसके बाद फोर्थ पॉइंट हमारे पास होता है इफेक्ट ऑफ रेंज,
यानी जो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी की रेंज है, इस रेंज को जब हम अपने सैंपल कंपाउंड के ऊपर डालते हैं तो सैंपल कंपाउंड पर क्या इफेक्ट होता है। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमने समझे थे डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस, लेकिन यहाँ पर जब हम सैंपल कंपाउंड के ऊपर इस 2.5 से 15 माइक्रोन तक की रेंज को डालते हैं तो जो मॉलिक्यूल है उस मॉलिक्यूल के एटम्स वाइब्रेट करते हैं, यानी कि यहाँ कोई इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन नहीं हो रहा है, बल्कि एब्जॉर्प्शन के बेसिस पर वेरियस टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस यहाँ पर होते हैं। तो रेंज का क्या इफेक्ट हुआ हमारे कंपाउंड के ऊपर, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ IR रेडिएशन causes molecular vibrations. Molecular vibrations. तो इन चारों पॉइंट्स को पहले सम अप कर दूं, फिर अगली हेडिंग की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास कोई ऑल्टरनेट नेम नहीं है, बट इट इज द पावरफुल टेक्निक फॉर स्ट्रक्चर आइडेंटिफिकेशन, जिसको हम इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। ये जो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इसका मेन फंक्शन होता है किसी भी दिए हुए कंपाउंड के फंक्शनल ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करना। और अगर हमारे पास एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, उसके फंक्शनल ग्रुप हमें पता चल जाए तो हमारे लिए कंपाउंड को आइडेंटिफाई करना बहुत ईजी हो जाता है। जो मेन रेंज है इस स्पेक्ट्रम की, दैट इज 2.5 to 15 माइक्रोन, और उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं नियर IR रीजन और फार IR रीजन के साथ। अगर इस पर्टिकुलर रेंज को किसी भी सैंपल कंपाउंड के ऊपर प्लेस किया जाता है और वो सैंपल कंपाउंड इसे एब्जॉर्ब करने के लिए एबल होता है, दैट मीन्स हर एक पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप के लिए एक पर्टिकुलर रेंज वर्क करती है। उस पर्टिकुलर रेंज के मिलने पर ही जो इफेक्ट होगा उस रेंज का, वो हमें दिखाई देगा। किस फॉर्म में दिखाई देगा? इन डिफरेंट मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस। दैट मीन्स मॉलिक्यूल्स के अंदर डिफरेंट कैटेगरी ऑफ वाइब्रेशंस को हम यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन। अब हम बढ़ते हैं अपनी सेकेंड हेडिंग की तरफ, विच इज मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस। तो जो मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस होते हैं, इसको हम एक चार्ट की फॉर्म में अंडरस्टैंड करेंगे। मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस को हम इनिशियल लेवल पर दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। तो इसको मैं चार्ट की फॉर्म में लिख रही हूं, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस। मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस को हम इनिशियल लेवल पर दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, जिसमें से पहली कैटेगरी हमारे पास आती है स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन और दूसरी कैटेगरी हमारे पास आती है बेंडिंग वाइब्रेशन। अब इस स्ट्रेचिंग और बेंडिंग का मतलब क्या होता है? फर्स्ट वन इज stretching vibration and second one is bending vibration. Stretching vibration में हमेशा जो चेंज होते हैं, यानी जो वाइब्रेशन होता है, वो किस तरीके से होता है कि इस टाइप ऑफ वाइब्रेशन में बॉन्ड लेंथ जो है वो चेंज होती है, लेकिन जो बॉन्ड एंगल है वो चेंज नहीं होता। तो इसको हम हाईलाइट कर सकते हैं कि इन स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन बॉन्ड लेंथ चेंजेस एंड बॉन्ड एंगल रिमेन्स सेम। बॉन्ड लेंथ चेंज हो रही है लेकिन बॉन्ड एंगल चेंज नहीं हो रहा। लेकिन जो बेंडिंग वाइब्रेशन होता है, इस बेंडिंग वाइब्रेशन में बॉन्ड लेंथ सेम होती है। दैट मीन्स बॉन्ड लेंथ रिमेन्स सेम और बॉन्ड एंगल चेंज होता है। बॉन्ड एंगल चेंजेस। अब ये चेंज किस तरीके से होता है, इसको हम विद द हेल्प ऑफ डायग्राम अंडरस्टैंड करेंगे। सपोज करो हमारे पास कोई एक मॉलिक्यूल है, जिस मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर में एक एटम है A और ये एटम दो डिफरेंट एटम्स के साथ जुड़ा हुआ है, जिन एटम्स को हम कह रहे हैं एटम B। तो अगर हमें स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन दिखाना है तो उस स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन का मतलब क्या है
कि बॉन्ड लेंथ चेंज हो रही है। बॉन्ड लेंथ चेंज होने का मतलब कि जब वाइब्रेशन होगा तो वाइब्रेशन में ये जो बॉन्ड हमें दिखाई दे रहा है ए बी, ये बॉन्ड अपनी लेंथ को चेंज करेगा। दैट मीन्स ये इंक्रीज हो सकता है या ये डिक्रीज हो सकता है। ऐसे ही ये इंक्रीज हो सकता है या ये डिक्रीज हो सकता है। लेकिन जो इन दोनों के बीच का एंगल है वो एंगल चेंज नहीं होगा, केवल इसकी लेंथ चेंज होगी। सेंटर पॉइंट पर ये जुड़े रहेंगे, बॉन्ड लेंथ या तो बढ़ जाएगी या घट जाएगी। तो अप एंड डाउन लेंथ का इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होगा, जिसको हम कह रहे हैं स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। लेकिन अगर इसी तरीके के मॉलिक्यूल को हम बेंडिंग वाइब्रेशन की फॉर्म में कंसीडर करें, जिसमें एक एटम ए, दूसरा एटम बी और एक और एटम जुड़ा हुआ है जिसको भी हमने कंसीडर किया है बी की फॉर्म में, इस बेंडिंग वाइब्रेशन के अंदर हमेशा बॉन्ड एंगल चेंज होगा। ये एंगल चेंज होगा, बॉन्ड लेंथ चेंज नहीं होगी। तो एंगल चेंज होने का मतलब क्या है कि या तो ये एक दूसरे के पास आ जाएंगे या एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, या एक साथ दो अलग अलग कंडीशंस या सिचुएशंस वर्क करेंगी। लेकिन चेंज क्या होना है, ये बॉन्ड एंगल चेंज होगा। और यहाँ पर क्या चेंज हो रहा है, यहाँ पर चेंज हो रही है बॉन्ड लेंथ, और यहाँ बॉन्ड एंगल चेंज नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ बॉन्ड एंगल चेंज होगा और बॉन्ड लेंथ जो है वो बॉन्ड लेंथ हमारी एज इट इज रहेगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो इस टाइप के वाइब्रेशंस जो होते हैं ये हमारे बेंडिंग वाइब्रेशंस, और लेंथ चेंज होने वाले वाइब्रेशंस हमारे स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस। तो अब हमें अपने इन वाइब्रेशंस को वन बाय वन अंडरस्टैंड करना है कि स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस कितने टाइप के होते हैं और बेंडिंग वाइब्रेशंस कितने टाइप के होते हैं। तो पहला पार्ट जो इसमें हम लेकर चल रहे हैं वो हम लेकर चल रहे हैं स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस का। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस, जो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस हैं इनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। इस टॉपिक पर लॉन्ग क्वेश्चन आता है यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में, जिसमें आपको ये सारे वाइब्रेशंस एक्सप्लेन करने होते हैं। तो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन को हमने सबसे पहला पार्टीशन जो किया दैट इज सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, और दूसरा जो है दैट इज एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। अब इस सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक का मतलब क्या है। सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग मतलब बॉन्ड लेंथ एक ही तरीके से चेंज हो रही है, और एसिमेट्रिक मतलब बॉन्ड लेंथ डिफरेंट तरीके से चेंज हो रही है। तो सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग को हम दो पार्ट में एक्सप्लेन कर सकते हैं। मॉलिक्यूल हमारा बिल्कुल उसी तरीके का है। सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग का मतलब है दोनों की बॉन्ड लेंथ का इंक्रीज होना इस तरीके से। दैट मीन्स ये सेंट्रल एटम अपनी पोजीशन पर फिक्स है। मान लो हमने दो स्प्रिंग को किसी एक पॉइंट पर फिक्स कर दिया और उन दोनों स्प्रिंग्स को हम एक साथ ऊपर की तरफ स्ट्रेच कर रहे हैं। दोनों को अगर हम एक साथ ऊपर की तरफ स्ट्रेच कर रहे हैं तो दैट मीन्स सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वहां पर होगी। लेकिन अगर हम दोनों को एक साथ दबा रहे हैं, यानी उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, तो ये अपनी बॉन्ड लेंथ को डिक्रीज करेंगे। दैट मीन्स यहाँ पर क्या कंडीशन होगी कि यहाँ पर भी जो मूवमेंट है वो हो तो सेम डायरेक्शन में रहा है, लेकिन ऊपर ना जाकर ही नीचे की तरफ दब रही है। हमने दोनों स्प्रिंग्स को दबाना शुरू कर दिया। तो अगर स्ट्रेचिंग सेम डायरेक्शन में है तो दैट टाइप ऑफ स्ट्रेचिंग इज नोन एज सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। लेकिन अगर हम एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग की बात करें तो यहाँ पर जो कंडीशन फॉलो होगी उस कंडीशन के अकॉर्डिंग एक बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी और उसके रेस्पेक्ट में दूसरी बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगी। यानी अभी भी सेम मॉलिक्यूल है, एक सेंट्रल पॉइंट पर जुड़ा हुआ है, एक को हम बढ़ा रहे हैं बॉन्ड लेंथ को, यानी एक स्प्रिंग को हम स्ट्रेच कर रहे हैं और दूसरी स्प्रिंग को हम दबाकर नीचे की तरफ ला रहे हैं। तो पहली कंडीशन ये राइट और लेफ्ट की फॉर्म में हो गई। दूसरी कंडीशन भी बिल्कुल इसी तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस बार डायरेक्शन को हम फिर से चेंज कर देते हैं, इसको इंक्रीज कर दिया और इसको डिक्रीज कर दिया। तो अगर ये मूवमेंट लगातार इसी तरीके से हो रहा है, यानी एक डाउन जा रहा है एक अप जा रहा है, फिर ये डाउन जा रहा है ये अप जा रहा है, फिर ये डाउन जा रहा है ये अप जा रहा है, तो दैट मीन्स दिस काइंड ऑफ स्ट्रेचिंग इज नोन एज एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। इसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इफ मूवमेंट with respect to central atom in same direction, that means we can say movement
of atoms in same direction, तो इसको हम कह रहे हैं सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। और इफ मूवमेंट इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन, और किसके रेस्पेक्ट में कह रहे हैं, विद रेस्पेक्ट टू द सेंट्रल एटम, तो दैट टाइप ऑफ स्ट्रेचिंग इज कॉल्ड एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। तो ये हमारा सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन हो गया, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन हो गया। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अपनी सेकेंड कैटेगरी की तरफ, जो हमारी दूसरी टाइप ऑफ वाइब्रेशन थी, दैट वाज बेंडिंग वाइब्रेशन। जो बेंडिंग वाइब्रेशन होती है, उस बेंडिंग वाइब्रेशन को हम 4 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। तो स्ट्रेचिंग तो केवल 2 टाइप की थी, लेकिन बेंडिंग वाइब्रेशन इज ऑफ 4 टाइप्स। जो पहला टाइप हमारे पास होता है इस बेंडिंग वाइब्रेशन का, दैट इज सिजरिंग, SCISSORING, सिजरिंग वाइब्रेशन। सेकेंड वन इज रॉकिंग, थर्ड इज वैगिंग, एंड फोर्थ वन इज ट्विस्टिंग। 4 तरीके के बेंडिंग वाइब्रेशंस हैं, सिजरिंग, रॉकिंग, वैगिंग एंड ट्विस्टिंग। इनको कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, हम मॉलिक्यूल सेम टाइप का ले रहे हैं, यानी वही AB2 टाइप मॉलिक्यूल। अब जो बेंडिंग वाइब्रेशंस हैं उनमें बॉन्ड एंगल चेंज होते हैं, बॉन्ड लेंथ चेंज नहीं होती। तो सीजरिंग वाइब्रेशन का मतलब है सीजर के जैसा मूवमेंट। जैसे कैंची होती है, तो कैंची के जो दोनों पार्ट होते हैं, अगर उनको हम 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में कंसीडर करें और सेंट्रल पॉइंट से वो जुड़े हुए हैं, तो जब हम कैंची को मूव कराते हैं, चलाते हैं कैंची को, तो उसका मूवमेंट जो होता है उसमें कैंची के दोनों पार्ट एक दूसरे के पास आते हैं, ये कंडीशन होती है। या फिर दूसरी कंडीशन क्या होती है कि दोनों एक दूसरे से दूर जाते हैं। दैट मीन्स सेम सीजर हमारे पास है और अब हम इसका मूवमेंट पीछे की तरफ करा रहे हैं, तो इस फर्स्ट कंडीशन में बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा, सेकंड कंडीशन में बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। दैट मीन्स ये मूवमेंट कंटिन्यूस होगा, साइमल्टेनियसली, एक बार पास आएंगे, एक बार दूर जाएंगे, एक बार पास आएंगे, एक बार दूर जाएंगे। लेकिन अगर इसके ऑपोजिट हम रॉकिंग को कंसीडर करें, तो रॉकिंग की जो 2 कंडीशंस हम यहाँ कंसीडर कर सकते हैं, कंटिन्यूस मूवमेंट या कंटिन्यूस वाइब्रेशन की, उसमें दोनों का मूवमेंट सेम साइड में होता है। यानी अगर मॉलिक्यूल्स इस तरीके से वाइब्रेट कर रहे हैं कि या तो दोनों राइट साइड में मूव कर रहे हैं या फिर दोनों लेफ्ट साइड में मूव कर रहे हैं, तो इस सेंट्रल एटम के रिस्पेक्ट में इनके जो बॉन्ड एंगल में चेंजेस आएंगे, उन चेंजेस को हम बेंडिंग वाइब्रेशन की फॉर्म में कंसीडर कर रहे हैं। यानी अब हमारा मूवमेंट सीजर की तरह ना होकर हमारे पास एक अटैचमेंट है, उस अटैचमेंट से दोनों एक साइड जा रहे हैं राइट साइड में और उसके बाद दोनों लेफ्ट साइड में, तो हिलते हुए मूवमेंट अगर हो रहा है तो दैट इज द टाइप ऑफ रॉकिंग मूवमेंट। इसके बाद वैगिंग मूवमेंट जो है, उसमें राइट और लेफ्ट की जगह जो मूवमेंट है दैट बिकम्स इन फ्रंट और बैक डायरेक्शन। दैट मीन्स अगर हम खड़े हुए हैं और हमारे सामने यानी इन फ्रंट ऑफ अस, हमारे पास अगर मॉलिक्यूल आ रहा है, जो एटम है उसका मूवमेंट हमारे पास हो रहा है, उसके बाद वो हमसे दूर जा रहा है, यानी आगे पीछे इस तरीके से अगर मूवमेंट हो रहा है हमारे फ्रंट साइड में, तो अगर फ्रंट मूवमेंट है तो उसको हम पॉजिटिव साइन के साथ दिखाते हैं, बैक मूवमेंट है तो उसको हम नेगेटिव साइन के साथ दिखाते हैं। सेम इसी तरीके की कंडीशन ट्विस्टिंग के साथ होती है, बट ट्विस्टिंग में एक आगे मूव करेगा और दूसरा पीछे की तरफ मूव करेगा। दैट मीन्स एक का अटैचमेंट तो हुआ प्लस, दूसरे का हुआ माइनस, अगली बार में प्लस वाले का माइनस, दूसरे का प्लस, यानी एक आगे जा रहा है एक पीछे जा रहा है, दोनों प्रोसेस साथ साथ हो रहे हैं बट दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। और ये सारा का सारा मूवमेंट किस पर बेस्ड होता है, ये मूवमेंट बेस्ड होता है हमारे सेंट्रल एटम पर। तो आई होप इतना पोर्शन क्लियर होगा। हमने जितने भी वाइब्रेशंस हैं उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया। पहला हमारा था स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग। स्ट्रेचिंग में बॉन्ड लेंथ चेंज होगी, बॉन्ड एंगल सेम रहेगा। बेंडिंग में बॉन्ड लेंथ सेम रहेगी, बॉन्ड एंगल चेंज होगा। जो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस है उसको हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक। सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग में मूवमेंट सेम डायरेक्शन में होगा, अपवर्ड या डाउनवर्ड।
एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग में दोनों एटम्स यानी दोनों बॉन्ड्स अलग अलग डायरेक्शन में मूव करेंगे, एक अपवर्ड जाएगा तो दूसरा डाउनवर्ड, अगली बारी में दूसरा अपवर्ड, पहला वाला डाउनवर्ड। बेंडिंग वाइब्रेशंस को हमने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया, सिजरिंग, रॉकिंग, वैगिंग एंड ट्विस्टिंग। सिजरिंग में सीजर की तरह मूवमेंट, दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं फिर दूर जा रहे हैं। रॉकिंग में सेम साइड फॉलो कर रहे हैं, इधर राइट और लेफ्ट। वैगिंग में दोनों एक साथ या तो फ्रंट में आएंगे या बैक में जाएंगे। और ट्विस्टिंग में ऑपोजिट हो जाएगा इसका, एक फ्रंट एक बैक, यानी सिंगल सिंगल मूवमेंट हमारे पास होगा। तो ये हमारी सेकेंड हेडिंग कंप्लीट हुई है, विच वॉज मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस। आई विल ट्राई टू मेक अनदर वीडियो ऑफ मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन with the help of movement of my hands. So if I will make it, I will update the link in comment in description box. So moving to the third heading, which is applications. So third one is applications. जितनी भी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स होती हैं इन सब के एप्लीकेशंस जो हैं वो एक दो मेजर एप्लीकेशंस को छोड़ दें तो बहुत सारे एप्लीकेशंस जो हैं वो कॉमन होते हैं। तो अगर हम इन एप्लीकेशंस की बात करें तो दिस टेक्निक इज हेल्पफुल इन क्वालिटेटिव एनालिसिस, सेम एज इन क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक में कि ये क्या क्या चीज़ें होती हैं क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस। और इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन डिटेक्शन ऑफ प्योरिटी ऑफ कंपाउंड। लेकिन मेन फंक्शन क्या है इस टेक्निक का? मेन फंक्शन इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो उसे आप फर्स्ट पॉइंट की फॉर्म में भी मेंशन कर सकते हो, हमने इंट्रोडक्शन में भी लिखा है। देन स्टडी ऑफ रिएक्शन काइनेटिक्स, इसके बाद इससे हम बहुत सारे आइसोमर्स भी निकाल सकते हैं। तो इन स्टडी ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, इससे हम किसी भी मॉलिक्यूल की सिमेट्री को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इन आइडेंटिफिकेशन या डिटर्मिनेशन ऑफ सिमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। तो इसी तरीके से आप इसमें और पॉइंट्स ऐड कर सकते हो। ऊपर मेन पॉइंट यहाँ पर ऐड कर देती हूँ, जो मेन फंक्शन है दैट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। हमने जो बेंडिंग वाइब्रेशंस लिखे हैं, इन बेंडिंग वाइब्रेशंस में को जब आप एग्जाम में लिखेंगे तो उसमें आप इनके साथ एक एक पॉइंट इनके थ्योरेटिकल फॉर्म में ऐड कर देंगे। जैसे सिजरिंग के लिए लिख सकते हैं कि 2 एटम्स अप्रोचेज ईच अदर और डिपार्ट ईच अदर, या तो एक दूसरे के पास आ रहे हैं या दूर जा रहे हैं। रॉकिंग में मूवमेंट इन सेम डायरेक्शन, इधर राइट और लेफ्ट। वैगिंग में मूवमेंट इन फ्रंट और बैक डायरेक्शन। एंड इन ट्विस्टिंग मूवमेंट ऑफ वन एटम इन फ्रंट एंड अनदर इन बैक डायरेक्शन। तो दिस इज ऑल अबाउट द IR स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक। इसका जो सेकेंड पार्ट होगा उसमें मैं सिलेक्शन रूल ऑफ IR स्पेक्ट्रोस्कोपी को डिस्कस करूंगी। सो तब तक के लिए थैंक यू so much everyone. If there is any query or any suggestion, you can write down in comment box.